हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने ये देखा था कि एक प्लांट में कोई भी मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर किया जाता है, जैसे फूड और मिनरल सिंथेसाइज फूड हो या मिनरल्स या वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स में कैसे हो सकता है, वो हमने समझ लिया था। अब हमारी बारी है समझने की ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है, ऑक्सीजन होते हैं और वाटर, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इसके लिए हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी में, एक स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। उसका नाम है बच्चों ब्लड। तो हम सबसे पहले तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। मतलब ब्लड को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है आपको, ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड है, जिसको हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि ये ब्लड का फंक्शन क्या है, और उसके बाद हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तीनों टॉपिक को मिला के हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, जहां तक हमको शुरू करना है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड जो होता है उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता है बच्चों, शायद आपको पता होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं जो एक साथ किसी एक कॉमन एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। जैसे हमारे मसल्स हैं, मसल्स में बहुत सारे सेल अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन गोल और कॉमन एक्टिविटी इज नोन एज टिश्यू। ओके, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो रेड कलर्ड का टिश्यू है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक सर्कुलेशन होता है। और इस सर्कुलेशन के पीछे हमारे यहाँ एक स्पेशल हमारे बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है हार्ट। तो बाय यूज ऑफ हार्ट, और इट एक्ट्स लाइक अ पंप। हार्ट क्या है, एक पंप मशीन की तरह है जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो बच्चों, ये ब्लड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्लड हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। ये ब्लड एक्चुअली आपको पता ही होगा कि हमारे पूरी बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां पे ब्लड की सप्लाई बाय द यूज ऑफ वेसल्स, जिसको वेन्स आर्टरीज बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, इनके थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। तो ये पूरी बॉडी में जब सप्लाई होती है तो एक्चुअली ये सप्लाई कहाँ जाती है, ये एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी जाती है। इसका मतलब जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये तीन नाम आपने सुने होंगे बच्चों। ये जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती है, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, और ये एवरी सेल तक इनके ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाती है। मतलब ब्लड सारे सेल्स को कनेक्ट करता है, और बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन इट इज नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज ये एवरी ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है, जो कि एक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं वो जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहां से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वाटर बाय द यूज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू मींस ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब हम समझ लेते हैं ऐसे कौन सी चीजें होती हैं ब्लड में जो हमको हेल्पफुल होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में या हमारे सेल्स को अलाइव रखने में, सर्वाइव करने में। तो ब्लड के कंपोनेंट को बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बच्चों। समझने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम इसको 4 पार्ट्स में अलग अलग हेडिंग्स में समझेंगे। तो ब्लड को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम अपने ब्लड को देखें तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इसी को कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड बोलते हैं। पहला कंपोनेंट का नाम है प्लाज्मा, दूसरे कंपोनेंट का नाम है आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, तीसरे कंपोनेंट का नाम है डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और चौथा प्लेटलेट्स। ये 4 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको चारों को मिला के हमारा ब्लड बनता है, और इन चारों का बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। अब हम समझ लेते हैं इन अलग अलग का कॉम्पोजिशन और इनका रोल क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं।
प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का जो वाटरी पार्ट होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो लिक्विडिटी इनका जो नेचर होता है वो इसी प्लाज्मा के वजह से होता है। यहाँ पे 90% वाटर होता है और इसके अलावा वाटर के अलावा कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा। कुछ आप लोगों को शायद पता होगा कि कुछ बॉडी में हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरी चीजों को रेगुलेट करते हैं। कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे ग्लूकोज का डाइजेशन, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इस तरीके की चीजें हमारी ब्लड में होती हैं। तो ये प्लाज्मा का जो मेन रोल हो गया, ये पूरा 90% वाटर होता है, इसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ये पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। जब ये कनेक्शन एक सेल से एवरी सेल्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है तो यहाँ पे इन सारी चीजों की सप्लाई एवरी सेल्स को पहुंचती है और वहां से वो सेल्स सर्वाइव करते हैं उनको, क्योंकि वहां से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। और उसके अलावा वेस्ट ऑफ द फूड को भी वो अपने जो सेल में डाइजेशन चलता है, उस सेल के जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ब्लड के थ्रू आके एक्सक्रीशन में चले जाते हैं किडनी की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट अब हम आते हैं प्लाज्मा के बाद आरबीसी। आप लोगों को पता होगा हमारे ब्लड का कलर जो रेड होता है उसके पीछे ये आरबीसी सेल्स ही होते हैं। आरबीसी सेल्स में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आपने जरूर नाम सुना होगा। ये हीमोग्लोबिन वो एक ऐसा पिगमेंट है, हाँ बच्चों इसका नाम है पिगमेंट। ये एक टाइप ऑफ पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में होता है और इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। ये जो रेड कलर होता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से लेके पूरे बॉडी में। जो हम सांस में रेस्पिरेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और वहां से ये कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन के पास। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था और वहां से ये लंग्स से पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बिकॉज दिस हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ ब्लड and this blood is connected tissue which connects all parts of the body. Because of this connection it is getting transported to every parts of the body. तो ये दूसरा कंपोनेंट आरबीसी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स इसलिए है कि इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करता है। ये वही चीज है जो अगर हमारी बॉडी में ना हो तो हम हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हमको इम्यूनिटी, जो हमने देखा है अभी विगत 1-2 सालों में हमने देखा है कि इम्यूनिटी कितनी हमारे बॉडी के लिए कितनी जरूरी है। ये इम्यूनिटी व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से ही होती है। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, मतलब ये जो बाहर से कुछ बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उससे फाइट करता है और हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही बनाता है। तो यहां पे मुझे लगता है आप लोगों को व्हाइट ब्लड सेल्स का रोल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। ये भी कलरलेस सब्सटेंस होता है हमारी ब्लड का और ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे कुछ बोन होते हैं, उनके अंदर के जो हॉलो मटेरियल होते हैं बोन में, उसका नाम है बोन मैरो। ये वहीं पे फॉर्मेशन होता है। दीज आर द स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब यहाँ पे इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब अगर हमारे बॉडी में कुछ कट जाता है तो ब्लड आउट होता है जब ब्लीडिंग होती है, और कुछ समय के बाद देखते हैं बच्चों कि वो अपने आप जमने लग जाता है। ये जमना जो होता है, जो क्लॉट, इसी जमने के प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, जिससे ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग हमारे बॉडी की रुक जाती है और ये एक्सेस ब्लीडिंग के रुक जाने से हमें ब्लड लॉस का खतरा नहीं रहता और इससे हमारी जान बच जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स। तो अभी तक इस वीडियो में हमने अभी तक देख लिया कि ब्लड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं, जिसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब हम चलते हैं
फंक्शंस ऑफ ब्लड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिर ब्लड के कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जब फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट 7 फंक्शंस होते हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ऑफ ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो सबसे पहले ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो फर्स्ट फंक्शन है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाएगा, क्योंकि अगर सारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी या उनका सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। तो ये ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरे रोल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी सेल से लेकर लंग्स तक लेके आता है, जो कि ब्रीदिंग आउट में यूज हो जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन किसी सेल्स के अंदर पहुंचाया जाता है तो उसमें जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसी सेल से वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वापस आता है पूरी बॉडी सेल से हमारे लंग्स में, और ये हमें ब्रीदिंग आउट के लिए कर दिया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो ट्रांसपोर्ट होता है ये भी ब्लड के थ्रू ही होता है, और ये भी हीमोग्लोबिन में ऐड हो जाता है, जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना के ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और वो वापस लंग्स में आता है, जो कि ब्रीदिंग आउट में हम यूज कर लेते हैं। तीसरा जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाता है। इसका मतलब डाइजेशन सिस्टम जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया होता है वहां पे बहुत सारे फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये फाइनली एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में चले जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पूरी बॉडी के सेल्स को होनी होती है। ये भी ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट जो फंक्शन है ये हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट को भी करता है। हार्मोन्स जैसे मैंने इंसुलिन का नाम आपको बताया, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियास में बनता है, और पैनक्रियास में जो हार्मोन बना है उसके पूरे ब्लड में सप्लाई हो जाती है। ब्लड में आने के बाद ये पूरे ब्लड में जो ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। अब जो फिफ्थ नंबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया हमारे बॉडी में, आपको पता होगा या कि यूरिया जो होता है ये हमारे बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल होता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी लीवर से लेकर किडनी तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ब्लड के थ्रू ही होता है। कुछ वेस्ट मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए जो यूज किए जाते हैं वो भी लीवर से किडनी तक ब्लड के द्वारा ही किए जाते हैं। और 6th नंबर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो मैं अभी आपको डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी में जो डिजीज होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म, डिजीज के अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो ये ब्लड के द्वारा ही दिया जाता है। जो ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ये दिया जाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन। हाँ बच्चों, ये हमारे जो ब्लड जो होता है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है बल्कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी बहुत अच्छा रोल करता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, जो लिक्विड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो एक प्रोसेस होता है ऑस्मो रेगुलेशन। उस ऑस्मो रेगुलेशन से एक बॉडी टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, जिसको फंक्शंस ऑफ ब्लड के नाम से हम जानते हैं। ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ब्लड के, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारा ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ह्यूमन सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कैसे रोल प्ले करता है। आखिर ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है, इसको हमको नेक्स्ट वीडियो में समझ लेना होगा। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो जिसको हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे ह्यूमंस में कैसे कंडक्ट होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें ब्लड वेसल्स आते हैं और हार्ट आता है। अगर मेन दो पार्ट जो होते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट, और उसको टोटल अगर ब्लड वेसल्स को पार्ट में डिवाइड करें तो 3 सब पार्ट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले 3 सब पार्ट्स में आता है कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज।
इसको अगर हम सीक्वेंसली देखें तो हार्ट और ब्लड वेसल्स ये दोनों मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, जिसमें एक मेन ऑर्गन होता है हार्ट, जो एक पंप की तरह एक्ट करता है, पंप की तरह काम करता है, और ये जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी के एंटायर सेल्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाने का काम करता है। इसमें हार्ट से कोई कम रोल प्ले हमारे कैपिलरीज और आर्टरीज भी नहीं करते, जिसमें वो कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ ब्लड्स के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। जैसे जनरली जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, जो वेन्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको कैरी करती है, और जो कैपिलरीज होती है वो जो टर्मिनल आर्टरीज होती है, मतलब आर्टरीज के ब्लड या वेन्स के ब्लड को फाइनली अगर छोटे छोटे रास्तों तक पहुंचाने का बहुत डेलिकेट ऑर्गन जहां पे स्पेस नहीं है वहां बहुत ही पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। तो वेन्स जो कैपिलरीज होती है वो वेन्स और आर्टरीज फाइनली कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं और वो ऐसे स्पेस में पहुंचाने का काम करती हैं जहां पे बड़े वेन्स नहीं जा सकते या बड़ी आर्टरी नहीं जा सकती। तो यहां पे हमने समझ लिया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन बेसिक दो कंपोनेंट जो होता है ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड वेसल्स में जो तीन पार्ट मैंने आपको बता दिए, अब हम समझ लेते हैं हार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हार्ट जो होता है वो पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, मतलब वो सारे सेल्स को कनेक्ट करता है, लेकिन ये जब पंप होगा तभी ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। मतलब एक फोर्स तो चाहिए जो इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करे, और ये पंपिंग एक्शन हमारा हार्ट के द्वारा प्ले किया जाता है। हार्ट को अगर हम डिफाइन करें या एक ऐसे ऑर्गन के बारे में अगर हमको डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर शेप मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। ये फुल मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जिसमें ट्रायंगुलर शेप, इसका शेप जो होता है एक ट्रायंगल के समान होता है और फुल मस्क्यूलर बॉडी होती है इसकी। दूसरा, इसकी जो साइज होती है वो क्लोज फर्स्ट, जो जिसमें बंद मुट्ठी, अगर हम भींच के मुट्ठी बंद करते हैं तो जो हमारी मुट्ठी का साइज होता है इतने ही साइज का हमारे बॉडी में हार्ट होता है, जो कि लेफ्ट जो कैविटी होती है, हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है उस चेस्ट कैविटी में लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट फ्रॉम द मिडल ये लोकेटेड होता है। यहां पे जब ये लोकेशन की बात हो गई, अब इसमें बात करते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, मतलब इसमें मेन पार्ट्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें देखिए बच्चों, हार्ट के चैम्बर्स को बेसिकली 2 चैम्बर्स में डिफाइन किया गया है। एक को बोला जाएगा एट्रियम, दूसरे को बोला जाएगा वेंट्रिकल। जो अपर सेक्शन ऑफ हार्ट होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ हार्ट होता है उसको वेंट्रिकल बोला जाता है। लेकिन पहले हम हार्ट को 2 आधे पार्ट में समझ लेते हैं। एक्चुअली जो हम इधर से अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली हमारा राइट साइड इधर आता है, लेकिन हम इसको, क्योंकि ये जो हार्ट होता है इसको हमको उल्टा समझना है, तो जैसे ये मेरा हार्ट है वो इस दिशा में मैं खड़ा हूं, तो इस तरीके से हमको समझने के लिए इस साइड को लेफ्ट साइड और इस साइड को राइट साइड, मतलब हमारे लिए ये अपोजिट जैसा लगेगा, लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में खड़ा होता हूं तो ये जो मेरा ये लेफ्ट साइड है और ये जो मेरा राइट साइड है, वैसे ही हम हार्ट को 2 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इधर के हिस्से को हम राइट साइड बोलेंगे और इधर के हिस्से को हम लेफ्ट साइड बोलेंगे। अब इसी एट्रियम और वेंट्रिकल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये राइट एट्रियम, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये अपर सेक्शन को पूरा एट्रियम बोला जाएगा। इसमें से हम ये राइट एट्रियम बोला जाएगा और ये लेफ्ट एट्रियम बोला जाएगा। वैसे ही वेंट्रिकल्स में ये राइट वेंट्रिकल बोला जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाएगा। तो यहां पे मुझे लगता है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, बेसिक चैम्बर्स ऑफ हार्ट। उसमें जो सप्लाई होती है उसको भी हम थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। ये जो मेन आर्टरी बोलते हैं जिसमें ये सर्कुलेशन बाहर की तरफ रहता है, दूसरा जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्लड वेसल है ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो होता है ये एओर्टा के नाम से जाना जाता है। जब हम सर्कुलेशन में जब स्टेप बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसका रोल क्या होता है। तो
अब हम समझ लेते हैं कि इसका जो मेन आर्टरी और मेन पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी एओर्टा की जगह अब हम नेक्स्ट आते हैं पल्मोनरी वेन पे। पल्मोनरी वेन एक इनसाइड की तरफ आता हुआ एक ब्लड वेसल है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब हम उसके अलावा जो इन पूरे जो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसका नाम है सेप्टम। सेप्टम वो हिस्सा होता है जो पूरे हार्ट चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसका नाम हम सेप्टम रखते हैं। ये सेप्टम जो है इस वर्ड का मतलब ही होता है विच सेपरेट्स द टू पार्ट ऑफ द हार्ट, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को जो डिवाइड करता है, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, बीच में सेप्टम हो गया। और वेंट्रिकल, ऑरिकल और ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल, यहाँ पे भी एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों को भी डिवाइड करने के लिए सेप्टम होते हैं। ये जो पूरा थिक सेक्शन है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा थिक सेक्शन मस्क्यूलर वॉल हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। जो सर्कुलेशन होता है वो हम देख लेते हैं, एक ब्रीफली हम इसके सर्कुलेशन सिस्टम को समझ लेते हैं कि आखिर ब्लड आता कहाँ से है और कैसे जाता है। सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है थ्रू दिस पल्मोनरी वेन। चूंकि लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं इसलिए उस वेन्स को भी पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये एक अकेला ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जनरली जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वो इंटर करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में और वहां से ये वाल्व से होता हुआ ट्रांसफर कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो वाल्व है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये ऑरिकल से जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देता है ब्लड तो इसके बैक फ्लो को रोकना होता है, मतलब बैकवर्ड फ्लो को ये कंप्लीटली क्लोज कर देगा और इस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ जाएगा वो फिर एट्रियम में नहीं जा पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ से पंप, ये जो थिक मस्कुलर वाल है इसको बहुत हार्ड पंपिंग एक्शन करेगी और ये पूरे बॉडी में चला जाएगा। क्योंकि ये प्योर ब्लड है तो ये पूरे बॉडी के सेल्स को ट्रांसफर हो जाएगा। जब सारे ब्लड के सेल्स को ट्रांसफर हो जाने के बाद जब वहां से मेटाबॉलिज्म होगा और वहां से बाई प्रोडक्ट के रूप में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ब्लड होगी वो आएगा इस सेक्शन में, मतलब राइट साइड वाले जो एट्रियम सेक्शन है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किस वेसल से? जिसका नाम है वेना कावा। ये वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में एंटर करेगा और यहाँ से ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये फिर से एक पंपिंग एक्शन होगी और ये चला जाएगा डायरेक्टली यहां से निकलता हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके थ्रू ये लंग्स को चला जाएगा। ये जो है ये इसको लंग्स में लेके जाएगा और लंग्स में ही इनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का मतलब वहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वो ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि लंग्स में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझाया था कि लंग्स में पहुंचने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर लिया जाता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये वहीं से ये वाला जो सेक्शन राइट वेंट्रिकल होता है यहां से ब्लड लंग्स को चला जाएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और प्यूरिफिकेशन में वो ब्लड प्योर हो जाएगा और फिर प्योर होने के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद पे ये एक साइकिल पल्मोनरी वेन में फिर से आएगा और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। प्योर ब्लड आएगा, इधर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो जाएगा सीधा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहां से कलेक्ट होके जो इनप्योर ब्लड होगी वो आएगा वीना कावा में, जो पल्मोनरी और वीना कावा में, और वीना कावा के बाद राइट वेंट्रिकल में और ये फिर से भेज दिया जाएगा लंग्स में, यहाँ के थ्रू ये लंग्स में चला जाएगा। तो ये कंप्लीट सर्कुलेटरी साइकिल होती है जिसमें हम कंप्लीट करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। और यहाँ पे हमने एक बहुत ही ब्रीफली, मैंने आपको बहुत डिटेल नहीं बताया है लेकिन हमारे सिलेबस में जितना हमको जानने की जरूरत है उतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका क्या रोल होता है। तो उम्मीद है कि ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फंक्शन है और इसके साथ ही मैंने आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के भी रोल बता दिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ
हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।